नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व टेक क्लासेस पर। दोस्तों, ये हमारी एमपी सब इंजीनियर 2025 के लिए आरसीसी की स्पेशल क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे आरसीसी के कुछ काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने अथर्व टेक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 ऑर्डिनरी कंक्रीट इज नॉट यूज्ड फॉर कंक्रीट। ऑप्शन में दिया गया है M10, M15, M20 और M40। तो याद रखिएगा, कहा गया है ऑर्डिनरी कंक्रीट, इनमें से कौन सी नहीं है। तो M40 ऑर्डिनरी कंक्रीट नहीं है। इसके अलावा याद रखिएगा M10 से लेके M20 तक ये ऑर्डिनरी कंक्रीट की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा M25 से M60 तक स्टैंडर्ड कंक्रीट की कैटेगरी में आते हैं, याद रखिएगा। और M65 से M100 तक हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की कैटेगरी में आते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा बात की जाए अगर M40 की, तो मोस्टली M40 प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट और प्री टेंशन्ड कंक्रीट के लिए यूज किया जाता है। प्री स्ट्रेस्ड एवं प्री टेंशन्ड के लिए यूज किया जाता है M40 का, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा गया है, द मिनिमम सीमेंट कंटेंट kg per cubic में for a ship dock underwater construction with 40 mm aggregate is prescribed by Indian standard is। तो कहा गया है एक शिप डॉक बनाने के लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए। और शिप डॉक आप सभी जानते हैं अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें 40 mm एग्रीगेट का इस्तेमाल किया गया है। तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कहाँ, शिप डॉग। अब शिप डॉग है यानी कि सी वाटर रहेगा, सॉल्ट वाटर, और ये कंडीशन रहेगी एक्सट्रीम वाली कंडीशन। याद रखिएगा, अंडर वाटर की भी दो कंडीशन रहती है, एक नॉर्मल वाटर में, एक सी वाटर में। तो सी वाटर में अगर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन है तो यह एक्सट्रीम कंडीशन आएगी, और इसमें मिनिमम सीमेंट कंटेंट होता है 360 kg पर क्यूमेक। अब ऑप्शन में दिया गया है 350, तो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी 350। इसके अलावा कल की क्लास में मैंने एक टेबल आपसे डिस्कस की थी, जिसमें कंडीशन बताई गई थी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। तो अगर बात की जाए माइल्ड और मॉडरेट, तो याद रखिएगा इनमें 300 kg पर क्यूमेक सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। मिनिमम सीमेंट कंटेंट की बात की जा रही है। माइल्ड और मॉडरेट दोनों में 300 kg, सीवियर में 320 kg, वेरी सीवियर में 340 kg पर क्यूमेक है, याद रखिएगा। और एक्सट्रीम में 360 kg। अब कई बार एग्जाम में क्या होता है, जैसे 360 है लेकिन आपको यहाँ ऑप्शन में इन्होंने दिया है 350, हो सकता है 355 भी आपको ऑप्शन में देता। तो बेस्ट सुटेबल आंसर आपको देना है, तो 350 इसका बेस्ट सुटेबल आंसर होगा, इस तरह से। और इस टेबल को आपको याद करना है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, टीएमटी स्टैंड्स फॉर। आपने सुना होगा टीएमटी बार्स रहते हैं। तो पूछा है टीएमटी का मतलब क्या होता है। ऑप्शन दिए गए है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड, ट्रेडमिल टेस्ट, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ दी एबव। तो याद रखिएगा टीएमटी का फुल फॉर्म होता है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड, और यह अंदर से सॉफ्ट होते हैं और ऊपर से हार्ड होते हैं, याद रखिएगा। कई बार थ्योरी वाला क्वेश्चन भी इससे बना दिया जाता है। जो टीएमटी बार्स होते हैं वह अंदर से सॉफ्ट होते हैं और ऊपर से हार्ड होते हैं। इसकी डेफिनेशन भी इस तरह से आती है कि सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड और हार्ड फ्रॉम आउटसाइड। इसके अलावा आपको ऑप्शन में इसका अपोजिट भी पूछा दिया जा सकता है कि आउटसाइड सॉफ्ट होगा, इनसाइड हार्ड होगा, इस तरह से। तो याद रखिएगा, यह सॉफ्ट होते हैं इनसाइड से और हार्ड होते हैं आउटसाइड से। इसका फुल फॉर्म होता है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ क्रीप। ऑप्शन दिया गया है यूजिंग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, एडिंग रीइंफोर्समेंट, स्ट्रीम क्यूरिंग अंडर प्रेशर। तो याद रखिएगा इन सभी से क्रीप के इफेक्ट को आप कम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अब बात की जाए क्रीप की, तो यह एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जिसके बारे में अपन अपनी सोम की क्लास में
काफी डिटेल से डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर शैल बी। तो याद रखिएगा पीएच पूछा गया है वाटर का, कौन सा, जो आप कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे या कंक्रीटिंग में यूज करेंगे। तो याद रखिएगा यह नॉट लेस देन 6 होना चाहिए या 6 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 से कम होगा तो आप सभी जानते हैं वाटर की टेंडेंसी एसिडिक हो जाएगी, जो कि आपके कंस्ट्रक्शन के लिए नुकसानदायक है। तो इसे मेंटेन, मतलब इक्वल टू 7 तो फिक्स नहीं हो सकता है, लेकिन आपको मेंटेन करना है कि 7 के आसपास रहे और 6 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका बेस्ट सूटेबल आंसर रहेगा नॉट लेस देन 6। और याद रखिएगा इसमें आपको 7 नहीं लगाना, इक्वल टू 7, क्योंकि एग्जैक्ट बेसिक नेचर का, सॉरी एग्जैक्ट न्यूट्रल नेचर का आप वाटर यूज नहीं कर पाते या आपको नहीं मिलेगा। तो नॉट लेस देन 6 होना चाहिए इसका सूटेबल आंसर। अगला क्वेश्चन है, द यूनिट वेट ऑफ रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट अकॉर्डिंग टू IS 875 1987 इज। यूनिट वेट पूछा है रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का, यानी कि आरसीसी का। और यही क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, द वेट ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट इज जनरली टेकन एज। ऑप्शन दिया गया है 2200 केजी पर मीटर क्यूब, 2300 केजी पर मीटर क्यूब, 2400 केजी पर मीटर क्यूब और 2500 केजी पर मीटर क्यूब। तो याद रखिएगा क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। अगर आरसीसी पूछा है रीइंफोर्स्ड कंक्रीट तो इसका होता है 2500 केजी पर मीटर क्यूब, और अगर आपसे पीसीसी पूछता, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, तो इसका होता है 2400। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, 2400 होता है पीसीसी का और 2500 होता है आरसीसी का। तो कोड भी याद रखिएगा IS 875 1987 875 1987 कोड के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन साइज ऑफ रीइंफोर्स्ड बार। 16 mm, 28 mm, 20 mm और 25 mm। तो आप सभी जानते हैं 16 mm का तो जनरली यूज करते ही है। 16 mm 10 mm भी होता है, 12 mm भी होता है, 16 mm भी होता है, लेकिन 28 mm नहीं होता। इसके अलावा 20 mm भी होता है, 25 mm भी होता है। इसके अलावा स्ट्रप और टाई बनाने के लिए 6 mm और 8 mm का भी कई जगह यूज किया जाता है। तो 6 mm भी होता है और 8 mm भी होता है, लेकिन 28 mm का बार नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा 28 mm। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल। तो ये डेफिनेशन दी है एक प्रकार से, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल below which not more than 5% of test result are expected to fail, इसे कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। की डेफिनेशन इस तरह होती है, द कैरेक्टर स्ट्रेंथ is defined as the strength of the material below which not more than 5% of test result are expected to fail। अगला क्वेश्चन है, एज पर IS 456 2000 द कैरेक्टरिस्टिक compressive strength of concrete at 28 days is given with reference to, यानी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 दिन में कंक्रीट का किस रेफरेंस से निकाली जाती है, या कह सकते हैं मोल्ड की साइज पूछी है। 150 mm डायमीटर का और 300 mm हाइट का सिलेंडर होगा, या फिर डॉग बॉन शेप का होगा, या 100 mm का क्यूब होगा, या 150 mm का क्यूब होगा। तो आप सभी जानते हैं इसका सही जवाब होगा 150 mm का क्यूब। ये एक्चुअल में होता है 150 बाई 150 का, और इसमें इसकी स्ट्रेंथ आती है 1। अब अगर इसकी साइज की बात की जाए, मतलब ये न्यूमेरिकल भी आते हैं इससे, अगर 150 की जगह 100 mm का आप क्यूब इस्तेमाल करते, इसके बाद आप 150 mm का क्यूब इस्तेमाल करते, फिर 200 mm का क्यूब इस्तेमाल करते, तो अगर 100 mm में करते तो इसकी कैरेक्टर स्ट्रेंथ आती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 1.05। 150 mm में आती है 1 जो कि एग्जैक्ट है, और 200 mm के क्यूब में आएगी 0.95। स्टैंडर्ड मानी जाती है 150 mm के क्यूब को, क्योंकि इसमें आती है इसकी वैल्यू 1। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा, कई बार हो सकता है पूछ लिया जाए कि 100 mm के क्यूब में स्ट्रेंथ कितनी आएगी, तो 1.05, या फिर 200 mm के क्यूब में स्ट्रेंथ कितनी आएगी, तो 0.95, और एग्जैक्ट 150 mm का क्यूब इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ M30 कंक्रीट एज पर IS 456 इज। ऑप्शन दिया गया है 3.83 मेगा पास्कल, 5.47 मेगा पास्कल, 21.23 मेगा पास्कल या 30 मेगा पास्कल। तो याद रखिएगा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को FCR से डिनोट किया जाता है, और इसकी वैल्यू होती है 0.7 अंडर रूट FC के।
इसको अगर अपन पुट करें तो 0.7 अंडर रूट FCK की वैल्यू दी है 30, 30 mm का कंक्रीट है ना। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा कुछ, आपको यहाँ रूट की वैल्यू याद रखना, जैसे अंडर रूट 30, अंडर रूट 20, अंडर रूट 25, क्योंकि जनरली क्वेश्चन में यही आता कि M20 दिया होगा या M30 दिया होगा, M25 दिया होगा। अंडर रूट 30 की वैल्यू होती है 5.47 इंटू 0.7। इसे आपको सॉल्व करना है। 7 चौको 28, 8 2 कैरी, इधर 0 है तो 28 ही आ जाएगा, इधर आ जाएगा 35, 7 5 जा 35, सर 5 यहाँ आ जाएगा ये, और बीच में पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। 3.78 आपका सही जवाब आए होगा। तो 3.78 लगभग आपका 3.83 के आसपास है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अंडर रूट 30 की वैल्यू एक्चुअल में होती 5.47। इसे आप सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट यही आएगा, 3.83 मेगा पास्कल। कुछ वैल्यू आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं अंडर रूट 30 के अंदर अंडर रूट 20 की ये। अगला क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ M25 कंक्रीट एज पर IS 456/2000। तो आप सभी जानते हैं यंग मॉडुलस को EC से डिनोट किया जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 5000 अंडर रूट FCK। FCK होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कितने का, M25 का। तो इसे अपन पुट कर देते हैं, 5000 इंटू अंडर रूट 25 को आप 5 लिख सकते हैं, या अंडर रूट 25 की वैल्यू 5 होती है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25,000। और याद रखिएगा FCK न्यूटन पर mm² में दिया रहता है, तो ये वैल्यू आई न्यूटन पर mm²। इसे अगर आप मेगा पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 2.5, ये 4 जीरो हैं और एक पॉइंट यहां आएगा, इंटू 10⁴ मेगा पास्कल MPa। यही आपका करेक्ट आंसर है, 2.5 इंटू 10⁴ मेगा पास्कल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एज पर IS 456/2000 इन नॉमिनल सर्कमस्टेंसेज वेयर ambient temperature does not fall below 15 डिग्री सेल्सियस and where OPC is used and normal curing is done, the stripping time of props to slab spanning up to 4.5 meter may be taken as। तो कल की क्लास में भी अपन ने इसी तरह का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि अगर बात की जाए स्लैब की, और इसमें अगर स्पान की साइज 4.5 मीटर से कम है, तो आप 7 दिन में प्रॉप्स को हटा देंगे। डायरेक्ट इनने बस ये पूछा है कि 4.5 मीटर की स्लैब का स्पान है, तो आप प्रॉप्स को कितने समय में हटा सकते हैं। बाकी ये सब जो क्वेश्चन में लिखा है, तो इस सब से आपको ज्यादा कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन को लेंदी दिखाने के लिए ये सब थ्योरी लिखी जाती है। बाकी डायरेक्ट आपको बस ये देखना है कि किस पोर्शन के बारे में बात की जा रही, तो स्लैब की बात की जा रही है। इसका स्पान कितना है, 4.5 मीटर का। अगर 4.5 मीटर से कम है तो 7 दिन में प्रॉप्स को हटा देते हैं, और अगर 4.5 मीटर से ज्यादा है स्पान तो 14 दिन में प्रॉप्स को हटा देते। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, स्लैब स्पानिंग अप टू 4.5 मीटर, यानी 4.5 मीटर तक का, इसको अपन 7 दिन में हटा देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, 7 डेज। अगला क्वेश्चन है, A reinforced cement concrete beam is considered to be made of, ऑप्शन है होमोजीनियस मटेरियल, हेट्रोजीनियस मटेरियल, एक्सपोज मटेरियल या आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो होमोजीनियस मटेरियल तो वह होते हैं जो किसी यूनिफॉर्म कंपोजिशन में बने हों, लेकिन आप सभी जानते हैं क्वेश्चन में पूछ रहे हैं बीम के बारे में, और बीम में स्टील और कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है, और स्टील अपने आप में एलॉय है, आप जानते हैं, जो कि एक हेट्रोजीनियस मटेरियल है। तो अगर बीम की बात की जाए तो स्टील और कंक्रीट का कॉम्बिनेशन से बीम बनती है, और यह एक हेट्रोजीनियस मटेरियल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, हेट्रोजीनियस मटेरियल, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, और दोनों की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज ऑफ M20 कंक्रीट। M20 कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछा है जो कि होता है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल कंक्रीट। अब नॉर्मल कंक्रीट कहा है यानी कि पीसीसी कहा है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अगर आरसीसी होगा तो याद रखिएगा अलग से स्पेसिफाई आपको आरसीसी या रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कहा जाएगा, लेकिन अगर नॉर्मल लिखा है तो हमेशा याद रखिएगा वो पीसीसी है। अब अगर ऑप्शन में देखा जाए तो 2200 से 2600 केजी, 2000 से 2400, 2000 से 2200, 2200 से 2300। तो आप सभी जानते हैं 2400 केजी होता है पीसीसी का और 2500 होता है आरसीसी का। तो अगर अपन ऑप्शन नंबर 1 देखें तो इसमें दोनों इंक्लूड हो रहा है, 2400 भी 2200 से 2600 के अंतर आ रहा है और 2500 भी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बेस्ट सूटेबल आंसर होगा। लेकिन अगर सिर्फ एक कोई दिया जाता तो याद रखिएगा फिर इसमें पीसीसी आपको सही जवाब लगाना था, यानी कि 2400 केजी पर क्यूबिक। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम कंक्रीट कवर फॉर रीइंफोर्स्ड अंडर सी वाटर शुड बी। तो याद रखिएगा अंडर सी वाटर में अगर मिनिमम कवर की बात की जाए तो मिनिमम कवर 50 mm कोड के अकॉर्डिंग कहा गया है कि मिनिमम कम से कम 50 mm तो आपको कवर देना ही है, और पॉसिबल हो तो 60 mm, लेकिन मिनिमम 50 mm आपको कवर देना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम सीमेंट कंटेंट ऑफ कंक्रीट परमानेंटली अंडर सी वाटर शुड बी। तो याद रखिएगा अगर परमानेंटली अंडर सी वाटर पूछा गया है तो इसका सही जवाब होगा 3 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और मिनिमम 50 mm का कवर दिया जाता है, और परमानेंटली अंडर सी वाटर अगर कंस्ट्रक्शन है तो 75 mm का कवर आपको दिया जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, फायर रेजिस्टिंग एंड ड्यूरेबिलिटी, इकोनॉमिक बिकॉज ऑफ लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, बोथ ए एंड बी। तो यह है दोनों इसका सही जवाब होगा, फायर रेजिस्टिंग भी होता है, ड्यूरेबल भी होता है, और मेंटेनेंस कम होने के कारण इकोनॉमिक भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है द शेप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट प्रिस्क्राइब्ड बाय IS 456 1978 इज। तो अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात की जाए, अपन ने कल की क्लास में ही बनाया था, तो पहले यह पैराबोलिक रहता है और फिर जाकर स्ट्रेट लाइन में हो जाता है, यानी कि आप इसे रेक्टेंगुलर कह सकते हैं। इस तरह से रहता है, पैराबोलिक एंड रेक्टेंगुलर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, रेक्टेंगुलर एंड पैराबोलिक। अगला क्वेश्चन दिया गया है फॉर्मवर्क शैल नॉट रिलीज्ड अंटिल द कंक्रीट हैज अचीव्ड स्ट्रेंथ, यानी कि फॉर्मवर्क कब तक नहीं निकाला जाता जब तक कंक्रीट कितनी स्ट्रेंथ अचीव कर ले। ऑप्शन में दिया गया है 1.5 द स्ट्रेस टू विच इट मे बी सब्जेक्टेड टू ऑल द टाइम ऑफ रिमूवल। फिर कहा गया है इक्वल टू द स्ट्रेस टू विच इट मे बी सब्जेक्टेड टू द टाइम ऑफ रिमूवल। फिर है ट्वाइस द स्ट्रेस टू विच इट मे बी सब्जेक्टेड टू एट द टाइम ऑफ रिमूवल। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा ट्वाइस द स्ट्रेस टू विच इट मे बी सब्जेक्टेड टू टाइम ऑफ रिमूवल, यानी रिमूवल के समय अपन जितनी उम्मीद करते हैं स्ट्रेस की, कम से कम उससे डबल स्ट्रेस की स्ट्रेंथ वह अचीव कर ले, तब आप फॉर्म वर्क हटाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है एज अ जनरल गाइडेंस द मैक्सिमम परमिसिबल फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट वाइल प्लेसिंग में बी टेकन एज। तो याद रखिएगा अगर मिनिमम परमिसिबल फ्री फॉल की बात की जाए कंक्रीट की तो यह होती है 3 से 5 फीट। इसमें सैग्रेशन कम से कम हो, यानी कि ज्यादा हाइट से आप अगर ऊपर से प्लेस कर देंगे तो उसमें जो भारी मटेरियल होगा वह नीचे पहले आ जाएगा, जैसे कि एग्रीगेट, फिर सैंड और फिर सीमेंट, तो इनमें सैग्रेशन यानी कि सेपरेट हो जाएंगे वे मटेरियल। मिनिमम 3 से 5 फीट इसकी हाइट होती है, इससे ज्यादा हाइट से आप ऊपर से इसे फ्री फॉल या डायरेक्ट इसे नहीं डाल सकते। तो 3 से 5 फीट यानी कि 1.5 मीटर इसका सही जवाब होगा। इसे आप याद रखिएगा और यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है एज पर IS 456 रिकमेंडेशन द थिकनेस ऑफ फुटिंग एज ऑन सॉइल शुड नॉट बी लेस देन।
10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा फुटिंग एज ऑन सॉइल अगर कहा है तो ये होगा नॉट लेस देन 150 mm। और अगर फुटिंग एज ऑन पाइल, ये सॉइल हो गया 150 mm, इधर लिख देता हूं, ये हो गया सॉइल। और अगर पाइल में हुआ तो नॉट लेस देन 300 mm होता है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन दोनों तरह के आते हैं, इसमें सॉइल पूछा है लेकिन आपसे पाइल भी पूछ सकता है। तो 150 mm यानी कि 15 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सॉइल की जगह अगर पाइल दिया होता तो इसका सही जवाब होता 30 सेंटीमीटर या 300 mm। इन दोनों को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है टू डिटरमाइन द मॉड्यूलस ऑफ रप्चर द साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन इज यूज्ड। तो आने वाली क्लासों में इन टेस्ट के बारे में भी अपन सेपरेट क्लासेस लेकर आऊंगा जिनके बारे में मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो अगर बात की जाए मॉड्यूलस ऑफ रप्चर की, इसके स्पेसिमेन की साइज होती है 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 70 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। या जिसे आप कह सकते हैं 150 mm इंटू 150 mm इंटू 700 mm। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यूनिट वेट ऑफ स्टील, तो पूछा है केजी पर मीटर क्यूब में। तो आप सभी जानते हैं 7850 केजी पर मीटर क्यूब स्टील का यूनिट वेट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और यह कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आप सबको याद होना चाहिए, स्टील का, आरसीसी का, पीसीसी का। अगला क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ HYHD बार आर, यानी कि पूछा है क्या है HYHD बार। हाई यील्ड स्ट्रेंथ एंड गुड बॉन्ड, मोर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सेटिस्फैक्टरी बेंडेलेबिलिटी एंड वेल्डिएबिलिटी, और ऑल ऑफ दी एबव। याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दी एबव। इसमें हाई यील्ड स्ट्रेंथ एंड गुड बॉन्ड होगा, मोर फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहेगा, और अच्छी बेंडेबिलिटी रहेगी और वेल्डिएबिलिटी रहेगी, मतलब बैंड्स के लिए भी एबिलिटी अच्छी रहेगी और वेल्डिंग के लिए भी एबिलिटी अच्छी रहेगी। तो इसे भी याद रखिएगा। तो ऑल ऑफ दी एबव इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेन इन कंक्रीट। तो ये क्वेश्चन ही पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। सिंक्रेज स्ट्रेन की वैल्यू पूछी है कंक्रीट में, तो वो होती है 0.0003। इसे आप इस तरह से भी याद रखिएगा कि 3 के पहले 3 जीरो होते हैं पॉइंट के बाद। तो 0.0003 इसका करेक्ट आंसर होगा। और आपको ऑप्शन में यही ऑप्शन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, याद रखिएगा। याद रखना 3 जीरो होते हैं 3 के पहले। अगला क्वेश्चन है द श्रिंकेज इन कंक्रीट स्लैब causes shear cracks, causes tension cracks, causes compression cracks, do not cause any crack। तो आप सभी जानते हैं श्रिंकेज के कारण कंक्रीट में टेंशन क्रैक्स आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कंक्रीट कंप्रेशन में अच्छी होती तो कंप्रेशन क्रैक्स तो आएंगे नहीं, शेयर क्रैक्स भी नहीं आएंगे श्रिंकेज के कारण, तो इसमें आते हैं टेंशन क्रैक्स। अगला क्वेश्चन है व्हाइल कैलकुलेटिंग द average of strength of 3 specimen to determine the test result of sample, the individual variation should not be more than कितने परसेंट ऑफ द एवरेज, यानी पूछा है कितने परसेंट से ज्यादा एवरेज से नहीं होना चाहिए। तो अगर बात की जाए 3 स्पेसिमेन, देखो यहां उन्होंने क्वेश्चन में कहा है 3 स्पेसिमेन, इसमें होगा ±15% से ज्यादा एवरेज में चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, या -15% और मैक्सिमम 15% इससे कम ज्यादा नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है फॉर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट ऑफ M20 ग्रेड द मिनिमम वैल्यू ऑफ सीमेंट कंटेंट केजी पर मीटर क्यूब में एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्री वाटर सीमेंट रेशियो रिस्पेक्टिवली आर, यानी मिनिमम सीमेंट कंटेंट पूछा है M20 में और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो पूछा है। तो इसकी टेबल भी आप याद रख लीजिएगा। सीमेंट कंटेंट की तो अपन ने बना दी थी, बाकी एक बार फिर से माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम कंडीशन होती। अब इसमें अपन सीमेंट कंटेंट और वाटर सीमेंट रेशियो इन दोनों की बात करते हैं। तो अगर माइल्ड की बात की जाए तो इसमें 300 kg, मॉडरेट में 300 kg, सीवियर में 320 kg, वेरी सीवियर में 340 kg और एक्सट्रीम में 360 kg पर मीटर क्यूब, याद रखिएगा।
अब वाटर सीमेंट रेशियो की बात की जाए तो इसमें आएगा 0.55, फिर आएगा 0.5, फिर 0.45, फिर 0.4, इसमें भी 0.45, तो फिर आएगा 0.4। इसमें बस आपको एक चीज याद रखना है, जैसे ये 300, 300, 320, 340, 360, ये हो गया सीमेंट कंटेंट। इसमें 0.55, फिर 0.5, उसके बाद सीवियर और वेरी सीवियर में दोनों में 0.4 होता है, बस इतना 0.45 होता है, बस इतना आपको याद रखना है। और एक्सट्रीम कंडीशन में 0.4 होगा। इस टेबल को भी आप याद रख लेना, एग्जाम में इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये पहला वाला 0.55 है, याद रखिएगा, अच्छे से लिख देता हूँ 0.55। अब इन्होंने पूछा है M20, तो M20 आप सभी जानते हैं माइल्ड कंडीशन है, या मिनिमम ग्रेड माइल्ड में इस्तेमाल किया जाता है, इसे भी लिख देता हूँ। माइल्ड में M20 मिनिमम ग्रेड होगा, मॉडरेट में M25 होगा, सीवियर में M30 होगा, वेरी सीवियर में M35 होगा, और एक्सट्रीम में M40 होगा। तो उन्होंने पूछा है M20 यानी कि माइल्ड कंडीशन में, तो मिनिमम ग्रेड M20 होता है, मिनिमम सीमेंट कंटेंट 300 kg पर क्यूमेक होता है, और वाटर सीमेंट रेशियो होगा 0.55। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, 300 kg पर मीटर क्यूब और 0.55 सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो, इसे भी आप याद रखना। और एक चीज और देखना, देखो ऑप्शन बी में दिया है 300 एंड 0.5, 0.5 नहीं होगा 0.55 होगा, इसका भी आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, एज पर IS 456-2000 हाउ मेनी टाइप ऑफ सीमेंट आर अलाउड फॉर इंटेंडेड यूज। तो याद रखिएगा IS 456-2000 के अकॉर्डिंग टोटल 10 प्रकार की सीमेंट यूज की जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और किसी दिन थ्योरी वाली क्लास में मैं डिटेल में भी आपको इनमें डिस्कस कर दूंगा। जैसे 33 ग्रेड की OPC होती है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसी तरह 43 ग्रेड की होती है, 55 ग्रेड की होती है, फिर हाई पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट होती है, सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट होती है, तो इस तरह से टोटल 10 होती है, तो याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एज पर IS 456-2000 assumptions the standard deviation value of M20 and M25 grade of concrete is। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन का, इसकी भी मैं आपको टेबल बना देता हूं। अगर बात की जाए M10 से M15 की, तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होगी 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और इनकी यूनिट भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको हो सकता है कि यूनिट चेंज करके ऑप्शन दिया जाए। फिर बात की जाए अगर M20 और M25 की, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होती है 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये M25 है इधर, और M30 या इससे ऊपर सभी की वैल्यू होगी 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। छोटी सी टेबल है, याद रखिएगा, 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इन्होंने कहा है M20 और M25 के लिए, इसका सही जवाब होगा 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यूनिट का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको यूनिट चेंज करके सेम ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द कंक्रीट इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन सी वाटर देन इट रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन। याद रखिएगा, कंप्लीटली इमर्ज्ड इन सी वाटर कहा गया है, तो इसका सही जवाब होगा सीवियर। अब इसमें भी कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कई बार अंडर वाटर वाली कंडीशन में सीवियर होता, कई बार एक्सट्रीम बता देते, कभी बार वेरी सीवियर बता देते। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता कि मान लीजिए ये एक कोई ब्रिज है और यहां उसका फाउंडेशन है, तो ये कंडीशन अगर इन्होंने कही है तो ये कंप्लीटली इमर्ज्ड फाउंडेशन, तो ये आएगा सीवियर की कंडीशन जो डीप सी में है। इसके बाद ये होती है टाइडल कंडीशन, जहां पानी का बहाव तेज रहता है और बार बार इस स्ट्रक्चर से टकराता है, यहाँ पे स्थिर पानी है, ये सीवियर कंडीशन। यहाँ टाइडल कंडीशन रहेगी तो ये, और यहाँ बार बार पानी टकराएगा स्ट्रक्चर से। अब ये भी सी वाटर है, लेकिन ये रहेगी एक्सट्रीम की कंडीशन। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों में। इसमें कहा है कंक्रीट इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन सी वाटर, कंप्लीटली इमर्ज्ड रहेगा सी वाटर में, तो यह रहेगी सीवियर की कंडीशन। और अगर बात की जाए डॉक या इस तरह की, मतलब स्ट्रक्चर का नाम लिया जाए, जैसे सिप डॉक रहते हैं, तो ये रहते हैं बिल्कुल इस जगह पर, जहाँ पर टाइड्स टकराते हैं पानी के बार बार उसमें सी वाटर के, और अल्टरनेट ड्राइंग और वेटिंग की कंडीशन रहती है। इसमें भी कई कंडीशंस रहती हैं।
अल्टरनेट ड्राइंग और वेटिंग की कंडीशन, तो ये कंडीशन रहेगी एक्सट्रीम वाली, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को इसी में होता है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। फिर क्वेश्चन है विच आईएस कोड यूज्ड द रिकमेंडेड गाइडलाइन फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन। कहा गया है कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए कौन सा कोड यूज करते हैं, तो ये कोड है 10260/2009। और याद रखिएगा आरसीसी में अगर आपको टोटल 4 या 5 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो उसमें से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म बात है कि आपको कोड से देखने को मिलेंगे, तो आपको सभी कोड्स के बारे में याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है फॉर कैंटिलीवर बीम मेन रीइंफोर्समेंट इज प्लेस्ड एट। पूछा गया है कैंटिलीवर बीम में मेन रीइंफोर्समेंट कहां लगाया जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर बात की जाए कैंटिलीवर बीम की, इस तरह से लोड आएगा तो यहां ऊपर रहेगा टेंशन और बॉटम में आएगा कंप्रेशन। तो आप सभी जानते हैं रीइंफोर्समेंट स्टील टेंशन को बियर करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। कैंटिलीवर बीम में मेन रीइंफोर्समेंट टॉप पर प्रोवाइड किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है व्हेन नॉट स्पेसिफाइड द वॉल्यूम ऑफ स्टील इन आरसीसी वर्क इज टेकन एज। तो पूछा गया है कि अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया तो वॉल्यूम ऑफ स्टील आरसीसी वर्क में कितना लिया जाएगा। इसका सही जवाब होगा, अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया तो 0.6% से 1% ऑफ आरसीसी वॉल्यूम, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। टोटल आरसीसी वॉल्यूम के 0.6 से 1% तक स्टील प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा कुछ पॉइंट और याद रखिएगा। अगर बात की जाए बीम की, अगर स्पेसिफाई किया गया कि बीम में, इसके अलावा स्लैब में और उसके अलावा कॉलम में, तो याद रखिएगा बीम में लिया जाता है 1% से 2%। टोटल आरसीसी के वॉल्यूम का 1% से 2% स्टील लिया जाएगा। अगर बात की जाए स्लैब की, तो याद रखिएगा 0.7 से 1% लिया जाता है स्लैब में। और अगर बात की जाए कॉलम की, तो कॉलम में होगा 1% से 5%। तो इसे भी आप याद रखिएगा। यहां से आपके यह 4 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर स्पेसिफाई नहीं है तो 0.6% से 1% लेंगे आरसीसी वॉल्यूम का। स्टील की बात की जा रही है, टोटल आरसीसी वॉल्यूम का स्टील लिया जाएगा 0.6% से 1%। अगर स्पेसिफाई किया गया कि बीम में, तो याद रखिएगा 1% से 2%। अगर कहा गया स्लैब में तो 0.7% से 1%। और अगर कहा गया कॉलम में तो 1% से 5%। तो इसे आप याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है एज पर IS 456 एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड फॉर अ स्ट्रक्चर व्हेन द लेंथ एक्सीड। पूछा गया है एक्सपेंशन जॉइंट कहां प्रोवाइड किया जाता है अगर लेंथ किससे ज्यादा हो, माने मैक्सिमम लेंथ कितनी हो। इसका सही जवाब होगा, डायरेक्ट याद रखिएगा, 45 मीटर, 45 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। और अगर क्लॉज पूछा जाए तो याद रखिएगा IS कोड 456 के क्लॉज 27.2 में यह चीज दी गई है। इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन है फाइंड एग्रीगेट कंफर्मिंग ऑफ विच जोन इज नॉट रिकमेंडेड फॉर मेकिंग रीइंफोर्समेंट कंक्रीट। याद रखिएगा फाइन एग्रीगेट के बारे में पूछा गया है सॉरी। तो फाइन एग्रीगेट के बारे में ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, जोन 4। फाइन एग्रीगेट शुड नॉट बी यूज्ड इन आरसीसी वर्क विच बिलोंग्स टू जोन 4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। जोन 1 में दिया गया है कोर्स एग्रीगेट का, याद रखिएगा। तो यह दोनों पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। अगर जोन 4 में है तो फाइन एग्रीगेट आरसीसी में यूज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यूज्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन इन 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर इट्स फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 बिल बी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दी गई है, यानी कि एफसी के दिया गया है, वैल्यू दी गई है एफसी की 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो पूछा गया है इट्स फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, जो कि होता है FCR या FCR से जिसे डिनोट किया जाता है, और इसकी वैल्यू होती है 0.7 √FC के। यह कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं और यह सब आपको याद करना काफी जरूरी है। तो 0.7 FCK की वैल्यू दी है 35, तो ये हो जाएगा 0.7 √35।
और इसे अगर अपन सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 4.14 और यूनिट दी गई थी न्यूटन पर mm स्क्वायर, याद रखिएगा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की वैल्यू है ये। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा, 4.14 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द मिनिमम सीमेंट कंटेंट टू बी यूज्ड इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर इन कंडीशन ऑफ वेरी सीवियर एक्सपोजर इज। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसे डबल स्टार मार्क करिएगा, इससे एक नए क्वेश्चन आपको एग्जाम में, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसकी मैं आपको टेबल बता देता हूं। तरफ एक्सपोजर कंडीशन, यह मिनिमम ग्रेड जो यूज किया जाएगा, और इधर लिख देते हैं सीमेंट कंटेंट कितना रहेगा। तो अगर एक्सपोजर कंडीशन की जाए, यहां आएगा माइल्ड, माइल्ड में मिनिमम M20 का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर सीमेंट कंटेंट की बात की जाए तो 300 kg पर मीटर क्यूब सीमेंट कंटेंट यूज होगा। फिर माइल्ड के बाद आएगा मॉडरेट, मॉडरेट कंडीशन में मिनिमम M25 ग्रेड का इस्तेमाल किया जाएगा और सीमेंट कंटेंट इसमें रहेगा सेम 300 kg पर मीटर क्यूब। मॉडरेट के बाद आएगा सीवियर कंडीशन, सीवियर में मिनिमम M30 का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है सीवियर। और यहाँ 320 kg मिनिमम सीमेंट कंटेंट पर मीटर क्यूब पे इस्तेमाल किया जाएगा। सीवियर के बाद आएगा वेरी सीवियर, आप चाहे तो इस टेबल को बना लें। यहां आएगा मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M35 और 340 kg पर मीटर क्यूब सीमेंट कंटेंट इस्तेमाल किया जाएगा। और वेरी सीवियर के बाद कंडीशन आती है एक्सट्रीम की, एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन। यहां इस्तेमाल किया जाएगा मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M40 और 360 kg पर मीटर क्यूब सीमेंट का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा या सीमेंट कंटेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप चाहे या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इस टेबल को बना लीजिए, और इन 4-5 कंडीशन में से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है स्ट्रक्चर इन कंडीशन ऑफ वेरी सीवियर एक्सपोजर। तो वेरी सीवियर के कंडीशन में अगर ग्रेड पूछा जाता है तो मिनिमम M35 ग्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। और इन्होंने पूछा है सीमेंट कंटेंट, तो 340 kg पर मीटर क्यूब सीमेंट कंटेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज suggested by IS 456/2000 for the workability of concrete measured in accordance with IS 1199 the trench filling where degree of workability is high। तो पूछा गया है जहां डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी हाई होती है, कहां ट्रेंच फिलिंग में, तो वहां स्लम वैल्यू कितनी होगी। तो इसकी भी मैं आपको टेबल बना देता हूं। तो सबसे पहले लिखिएगा वेरी लो कंडीशन है। यहां पर अगर स्लम वैल्यू की बात की जाए तो होगी 0.75 से लेकर 0.8 तक। इसके बाद वेरी लो के बाद आएगी कंडीशन लो की, यहां स्लम वैल्यू होगी 25 से लेकर 75। इन वैल्यूज को भी आप याद रखिएगा, इनसे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लो के बाद आएगी मीडियम कंडीशन, जो यह कंडीशन है काहे की डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी की है ना। मीडियम में आएगी 50 से लेके 100, इस स्लम वैल्यू की स्लम वैल्यू है, याद रखिएगा। मीडियम के बाद आएगी हाई, हाई में रहेगा 100 से लेके 150 तक, 150 तक। के बाद आएगा वेरी हाई। अगर कंडीशन वेरी हाई है तो याद रखिएगा यहां होगा फ्लो टेस्ट। यह भी पूछा जाता है फ्लो टेस्ट किस कंडीशन में होगा, तो याद रखिएगा वेरी हाई की कंडीशन में। अब क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी इज हाई, तो इसमें रहेगी स्लम की वैल्यू 100 से लेके 150 mm। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और आप चाहें तो इसकी भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे भी आपको एक ना एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। और इसके अलावा याद रखिएगा अगर इस तरह से नहीं लिखा डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी इज हाई और लिखा है ट्रेंच फिलिंग, तो यह दोनों एक ही कंडीशन में होता है। अगर
डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी हाई है तो वह ट्रेंच फिलिंग की ही कंडीशन रहेगी, तो इसमें भी आंसर आपका यही रहेगा। और इसके अलावा याद रखिएगा यह वैल्यू आती है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट से। आपसे एग्जाम में टेस्ट का नाम भी पूछा जा सकता है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लेवल ऑफ severity given in IS 456-2000 for the concrete exposed to condensation and rain। तो याद रखिएगा कंडेंसेशन एंड रेन ये कंडीशन होगी अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग की, वेटिंग और ड्राइंग। वेटिंग और अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग की कंडीशन होती है सीवियर, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एन 8 मीटर स्पान बीम इज कास्टिंग टुडे, what will be the minimum duration before the props to the beam can be removed। मतलब अगर 8 mm की स्पान की कास्ट की गई है कोई बीम, तो प्रॉप्स को निकालने का टाइम या मिनिमम ड्यूरेशन कितना रहेगा। तो याद रखिएगा बीम के केस में अगर स्पान 6 मीटर से कम है उसमें रहेगा 14 दिन, और अगर 6 मीटर से ज्यादा है तो उसमें रहेगा 21 दिन। बीम और आर्च की भी अगर कंडीशन पूछी जाती तो सेम रहता, बीम और आर्च में अगर 6 मीटर से कम का स्पान है तो 14 दिन रहेगा मिनिमम ड्यूरेशन उसको निकालने का, प्रॉप्स निकालने का, और 6 मीटर से अगर ज्यादा है तो 21 दिन रहेगा। इसमें इन्होंने कहा है 8 मीटर स्पान, तो इसका सही जवाब होगा 21 दिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ अ स्ट्रक्चर इंडिकेटिंग द एक्सटेंट टू विच इट कैन बी डिफॉर्म बियॉन्ड द लिमिट ऑफ यील्ड डिफॉर्मेशन बिफोर फेलियर और फ्रैक्चर इज टर्म्ड एज। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कहा गया है डिफॉर्म बियॉन्ड द लिमिट ऑफ यील्ड डिफॉर्मेशन बिफोर फेलियर और फ्रैक्चर, तो इसे ही तो डक्टिलिटी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगर बात की जाए स्लेंडरनेस रेशियो की, तो ये होता है इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ जायरेशन, तो इसे भी आप याद रखिएगा, स्लेंडरनेस रेशियो। अगला क्वेश्चन है इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 40 कंक्रीट क्यूब सैंपल इज 3 megapascal and average is 30 megapascal, then the coefficient of variation परसेंट में for this data set will be। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन 40 कंक्रीट क्यूब का दिया गया है 3, ये होगा 3। के अलावा दिया गया है इनका एवरेज 30 मेगापास्कल, एवरेज होगा 30 मेगापास्कल। देन द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा है परसेंट में, तो डायरेक्ट इसका सीधा परसेंट निकालना है, तो आएगा 3/30 इंटू 100, आंसर आएगा 10%। अगर सरल भाषा में पूछा जाए तो उन्होंने पूछा था कि 30 का कितना परसेंट है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था 40 क्यूब का 3 और उनका एवरेज था 30 और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि उसका परसेंट पूछा था, तो 10%। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यह काफी सरल क्वेश्चन है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत रहती है कि आप एग्जाम में देख के समझ पाए कि इसे सॉल्व करना कैसे है। अगला क्वेश्चन है इन अ सर्टेन प्रोजेक्ट द मिनिमम स्पेसिफाइड सीमेंट कंटेंट इज 370 kg per cubic meter due to a failure in the aggregate crushing and screening plant। The project manager is left with the only 10 mm aggregate and sand। How it affects the minimum cement content requirement। काफी अच्छा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। अगर कोड की बात की जाए तो IS 456 आप सभी जानते हैं, 456-2000 के अकॉर्डिंग अगर एग्रीगेट का साइज 20 mm है तो उसमें कोई भी प्रकार का चेंज या एडजस्टमेंट नहीं किया जाता। अगर इसके बाद 10 mm है एग्रीगेट साइज, तो इसमें याद रखिएगा 40 kg पर क्यूमेक होगा, और अगर 30 mm है, सॉरी 40 mm है, तो इसमें आएगा -30
केजी पर क्यूमेक, ये +40 है -30 है, इसे भी याद रखिएगा। रुकिए मैं एक बार ये अच्छे से लिख देता हूँ। कोड तो आपको याद ही होगा 456 2000। इस टेबल से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। कोड के अकॉर्डिंग अगर 10 mm एग्रीगेट साइज है तो इसमें +40 kg पर क्यूमिक एडजस्टमेंट होगा। अगर 20 mm है तो इसमें 0 यानी कि कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। और अगर 40 mm है तो इसमें होगा -30 kg पर क्यूमिक का एडजस्टमेंट। इसे भी आप याद रखिएगा। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है द प्रोजेक्ट मैनेजर इज लेफ्ट विथ ओनली 10 mm एग्रीगेट एंड सेंड, हाउ इट इफेक्ट द मिनिमम सीमेंट कंटेंट रिक्वायरमेंट। कितना इफेक्ट करेगा? तो याद रखिएगा प्लस है इसमें, +40 10 mm के लिए, तो प्लस यानी कि इंक्रीज होगा। तो द सीमेंट कंटेंट विल बी इंक्रीज बाय 40 kg पर क्यूमेक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इनके साइन भी याद रखिएगा क्योंकि आपको ऑप्शन में देखो यहाँ रिड्यूस भी दिया गया है माइनस, और यहाँ भी 30 में रिड्यूस और इंक्रीज दिया गया है। तो 30 वाला अगर है तो यह होगा रिड्यूस, और 40 वाला है तो इंक्रीज होगा। 10 mm में 40 kg पर क्यूमेक इंक्रीज, तो 40 mm में 30 kg पर क्यूमेक रिड्यूस या डिक्रीज होगा। इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अ पोटेंशियल डिग्रेडेशन ऑफ कंक्रीट कैन हैपन इफ द अल्कलीज प्रेजेंट इन द सीमेंट रीचेस विथ। ऑप्शन दिया गया है नेफ्थलीन प्रेजेंट इन द केमिकल एडमिक्सचर, पोर्टेबल वाटर, सिलिका प्रेजेंट इन एग्रीगेट, पॉलीप्रोपिलीन फाइबर्स। तो क्वेश्चन में कहा गया पोटेंशियल डिग्रेडेशन होगा कंक्रीट का अगर उसमें अल्कली प्रेजेंट है, तो सीमेंट रीचेस विथ सिलिका प्रेजेंट इन एग्रीगेट। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट वॉल द रेशियो ऑफ इफेक्टिव हाइट ऑफ थिकनेस इज लिमिटेड बाय डिजाइन कोड 2। तो कहा गया है रेशियो ऑफ इफेक्टिव हाइट टू थिकनेस इज लिमिटेड बाय डिजाइन कोड कितना होता है 30। और इसके अलावा ये इसका आंसर तो होता है 30, और अगर आपसे पूछा जाता विल नॉट एक्सीड बाय तो उसका आंसर भी होता 30 से ज्यादा भी नहीं होता, याद रखिएगा। इससे दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेरी फर्स्ट क्रैक दैट अकर इन एनी आरसीसी मेंबर स्पेशली इफ कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग समर। ऑप्शन है फ्लेक्सुरल क्रैक, सेटलमेंट क्रैक, क्रोजन स्पेलिंग क्रैक या श्रिंकेज क्रैक। तो याद रखिएगा कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग समर, तो मॉइस्चर कंटेंट चेंज होने के कारण जो क्रैक्स आते हैं या जो पहले क्रैक्स आते हैं वह होते हैं श्रिंकेज क्रैक। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। गर्मियों के दिनों में पानी सूखेगा तो उसका मॉइस्चर कंटेंट चेंज होगा, और जो पहले क्रैक्स आते हैं वे श्रिंकेज क्रैक्स आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाइब्रेटर यूज्ड इन कंक्रीट आप सभी जानते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, इंप्रूव्स कंसोलिडेशन, मेक्स कंक्रीट स्ट्रॉन्गर एंड ड्यूरेबल, रिमूव ऑल वाइड्स इन कंक्रीट या ऑल ऑफ द अबव। तो आप सभी जानते हैं वाइब्रेटर का यूज करने से कंक्रीट में कंसोलिडेशन अच्छा होता है, कंक्रीट स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बनती है, और उनके बीच के जो वॉइड्स होते हैं या एयर वॉइड्स होते हैं वह रिमूव होते हैं वाइब्रेटर चलाने से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नॉमिनल कवर टू बी प्रोवाइडेड फॉर रीइंफोर्समेंट कंक्रीट मेंबर एक्सपोज्ड टू सीवियर वेदर कंडीशन। ये क्वेश्चन की टेबल अपन ने पहले क्वेश्चन में बनाई थी। ऑप्शन दिए गए हैं 50 mm, 35 mm, 45 mm और 40 mm। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आप जवाब कमेंट बॉक्स में करिएगा। पहले क्वेश्चन में इसकी अपन ने टेबल बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, फॉर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर टोटली इमर्ज्ड इन सी वाटर द एडिशनल कवर थिकनेस रिकमेंडेड बाय द कोड इज। तो याद रखिएगा क्वेश्चन को एक बार आपको ध्यान से पढ़ना है। इन्होंने पूछा है इसमें एडिशनल कवर कितना जोड़ा जाएगा, ना कि टोटल कवर। किस कंडीशन में, जब सी वाटर में डूबी हुई हो कोई आरसीसी मेंबर टोटली इमर्ज्ड इन सी वाटर, तो कोड के हिसाब से एडिशनल कवर 25 mm का जोड़ा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा।
और अगर आपसे टोटल कवर पूछा जाता तो याद रखिएगा यह सीवियर की कंडीशन है। यहाँ कहीं क्वेश्चन में शायद इन्होंने लिखा भी होगा टोटल इमर्ज्ड वाटर एडिशनल, लिखा नहीं है, सीवियर की कंडीशन है अगर टोटली इमर्ज्ड है सी वाटर में या फिर अल्टरनेट ड्राइंग या वेटिंग की कंडीशन है, तो इसमें मिनिमम कवर 45 mm का प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था एडिशनल कवर, तो मान के चलिए अगर मिनिमम 20 पहले ही से था और अगर समुद्र में पानी में डूबा है तो इसमें एडिशनल 25 और जोड़ा जाएगा, तो मिनिमम 45 जोड़ा जाएगा। अगर 30 का भी था तो भी मिनिमम 25 में ऐड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है द सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन काफी सरल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। डेड लोड, विंड लोड, लाइव लोड या अर्थक्वेक लोड। तो आप सभी जानते हैं स्ट्रक्चर का खुद का लोड डेड लोड कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और जो मूवेबल लोड होता है या लाइव लोड उसी को कहते हैं, मतलब जो मूव हो या फिर इसकी चेंज होने की कंडीशन होती है। विंड लोड आप नाम से ही जानते हैं। अर्थक्वेक लोड को कई जगह सीज्मिक लोड भी आपको देखने को मिल सकता है, तो याद रखिएगा सीज्मिक या अर्थक्वेक एक ही है। और इनके कोड के बारे में भी क्वेश्चन आता है कि किस कोड में इनके बारे में दिया गया है, जो अपन वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IS 1200 reinforced bar used in reinforced cement concrete shall be measured in kg per meter और टन पर मीटर, क्यूबिक मीटर, स्क्वायर मीटर या फिट। तो याद रखिएगा इन्होंने पूछा है जो स्टील के बार यूज करे जाते हैं आरसीसी सीमेंट मतलब आरसीसी में, उनका मेजरमेंट कैसे किया जाता, तो याद रखिएगा उनका किया जाता केजी पर मीटर में। मतलब 1 मीटर आरसीसी में कितने केजी स्टील वार का इस्तेमाल किया गया है, तो इस तरह से इसको मेजर किया जाता है। इसका कोड भी याद रखिएगा IS 1200 के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ स्टील। स्टील के बेंडिंग स्ट्रेस के लिए कौन सा टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, शेयर टेस्ट या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो ये डिटरमाइन किया जाता है, याद रखिएगा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा 2 प्रकार के बेंडिंग स्ट्रेस होते हैं, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट बेंडिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। इसे भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है 3 पॉइंट बेंडिंग स्ट्रेंथ टेस्ट और 4 पॉइंट बेंडिंग स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में। अगला क्वेश्चन है व्हाट द टाइप ऑफ एनवायरमेंट एक्सपोजर कंडीशन इज कॉल्ड व्हेन द कंक्रीट इज एक्सपोज्ड टू सीवियर रेन, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। तो अभी अपन ने डिस्कस किया था कि अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग की कंडीशन को कौन सी एक्सपोजर कंडीशन कहा जाता है सॉरी, याद रखिएगा यह कंडीशन होती है सीवियर कंडीशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा सीवियर कंडीशन में मिनिमम ग्रेड पूछा जाता है तो M30 का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर मिनिमम सीमेंट कंटेंट का इस्तेमाल पूछा जाए तो याद रखिएगा 320 kg पर क्यूमेक मिनिमम सीमेंट कंटेंट इसमें इस्तेमाल किया जाता है, 320 kg पर क्यूमेक। और मिनिमम ग्रेड पूछा जाए तो M30। और अगर मिनिमम नॉमिनल कवर पूछा जाता है तो मिनिमम 45 mm नॉमिनल कवर का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस सबको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला दिया है स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ कंक्रीट इज स्ट्रेट लाइन अप टू 10% ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ। फिर कहा गया है स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेंजेंट मॉड्यूलस। फिर कहा गया है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंड मॉड्यूलस। इसमें सबसे पहले अगर पहले स्टेटमेंट की बात की जाए तो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ कंक्रीट स्ट्रेट लाइन अप टू, तो याद रखिएगा यह स्ट्रेट लाइन या लीनियर होता है 30 से 40% तक। उन्होंने कहा है 10%, लेकिन ये होता है 30 से 40% तक, इसे भी आप याद रखिएगा। तो पहला तो नहीं होगा। दूसरा स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेंजेंट मॉड्यूलस, तो यह ऑप्शन सही है सेकंड वाला। फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकंड मॉड्यूलस। अगर बात की जाए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की, तो अगर शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो EC इज इक्वल टू होता है 5000। ये क्वेश्चन भी आता है √FC के।
एक तो इसे आप याद रखिएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसे ही सेकंड मॉडुलस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड ट्रू है, पहला गलत है, क्योंकि इसमें इन्होंने कहा है 10% ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा लीनियर, लेकिन ये होता है 30 से 40%। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट। इसमें कहा गया है पहला ऑप्शन स्ट्रेट लाइन अप टू द फेलियर, फिर हाइपरबोलिक अप टू 0.002% स्ट्रेन वैल्यू एंड देन स्ट्रेट लाइन अप टू द फेलियर। एक काम करते पहले अपन इसे कर्व बना ही लेते हैं, कर्व से आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व, यहां तक जाएगा पैराबोलिक और फिर स्ट्रेट, फिर डिजाइन कर्व, यहां तक जाएगा पैराबोलिक फिर स्ट्रेट। घर से अगर बात की जाए, ये हो गया स्ट्रेस, ये हो गया स्ट्रेन। यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू होती है 0.002%, इधर होगी 0.0035, इसे याद रखिएगा, है ना। फिर ये होगा 0.67 एफ सी के, 67 एफ सी के, इधर पे होगा 0.45 एफ सी के। कैरेक्टरिस्टिक कर्व है और ये डिजाइन कर्व है। इतनी चीज हो गई क्लियर। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट। स्ट्रेट लाइन अप टू द फेलियर, फेलियर तक स्ट्रेट लाइन है, तो ऐसा नहीं है, पहला वाला हो गया गलत। फिर कहा गया है हाइपरबोलिक अप टू 0.002% स्ट्रेन वैल्यू, तो हाइपरबोलिक नहीं है, पैराबोलिक है, तो सेकंड वाला भी गलत हो गया। ये याद रखिएगा, यहां से जी पैराबोलिक होता है, ये थोड़ा सा बना अच्छा नहीं है, पैराबोलिक होता है जी, मतलब कर्व में है ये। फिर तीसरे में कहा गया है पैराबोलिक अप टू 0.002% स्ट्रेन वैल्यू, तो देखो ये हो गई 0.002% स्ट्रेन वैल्यू, और यहां तक हो गया ये पैराबोलिक, तो ये चीज सही हो गई यहां तक। देन स्ट्रेट लाइन अप टू द फेलियर, यहां तक हो गया पैराबोलिक 0.02% तक, और यहां से फेलियर तक स्ट्रेट लाइन होगी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। फिर पढ़ लेते हैं ऑप्शन डी में क्या दिया, स्ट्रेट लाइन अप टू 0.2%, तो ये भी गलत है, पैराबोलिक होता है। तो याद रखिएगा, एक बार कर्व देखो, यहां से शुरू हुआ, जहां स्ट्रेन वैल्यू 0.02% है, यहां तक ये होता है पैराबोलिक। ये आप कर्व देख रहे हैं, तो मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये हो गया कर्व पैराबोलिक, और यहां से लेके जहां तक फेलियर होता है वहां तक होती है स्ट्रेट लाइन, तो आप इसे याद रखिएगा। और यही स्टेटमेंट में कहा गया है पैराबोलिक अप टू 0.002% स्ट्रेन वैल्यू एंड देन स्ट्रेट लाइन अप टू द फेलियर। और एक चीज और याद रखिएगा, कई बार ऑप्शन में आपको यहाँ स्ट्रेन की जगह स्ट्रेस वैल्यू भी लिख के दे देते, जो कि गलत होता है, क्योंकि जनरली लोगों को याद रहता पैराबोलिक पढ़ा और टिक लगा के आगे बढ़ जाते, तो आपको स्टेटमेंट को भी ध्यान से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है जनरली द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज, पूछा गया है टेंसाइल स्ट्रेंथ का और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का रेशियो। तो रेशियो पूछा है, यानी ऊपर आएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ, नीचे आएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब इनका रिलेशन हमेशा याद रखिएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ 10% होता है इसके खुद के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के 10% का। फिर मैं लिख के बताता हूं तब आपको क्लियर होगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है 10%, इसके खुद के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के 10% का, तो नीचे आएगा 100, और इधर भी आएगा इंटू में 100। अब ये 10% है, तो एक 100 और बढ़ जाएगा, ऊपर से हटेगा तो नीचे आ जाएगा 10 इंटू 100 अपॉन 100 इंटू 100। एक तो ये 100 कैंसिल हो गया, इससे ये 0 कैंसिल हो गया, 1/10 का मतलब होता है 0.1। ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, बाकी आप चाहें तो डायरेक्ट याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह से ही क्वेश्चन आता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का रेशियो क्या होता है, तो याद रखिएगा 0.1 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर डिटेल में आप देखना चाहें तो याद रखिएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ 10%,
इसके खुद के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के 10% का 10% होता। का मैंने इस तरह से लिखा 10% इंटू 100 अपॉन 100, परसेंट हटाएंगे तो एक 100 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 0.1% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ क्लोराइड इन वाटर यूज्ड फॉर आरसीसी सेल बी। क्लोराइड पूछा गया, इसकी भी टेबल होती है तो मैं आने वाली क्लासेस में क्वेश्चंस के साथ आपको डिस्कस कर दूंगा। क्लोराइड का पूछा गया है वाटर में मिनिमम परमिसिबल लिमिट कितनी होती है, 200 mg पर लीटर, 500 mg पर लीटर, 300 mg पर लीटर या 400 mg पर लीटर। तो याद रखिएगा आरसीसी में 500 mg पर लीटर होती है। और अगर पीसीसी की बात की जाए, प्लेन सीमेंट कंक्रीट की, तो याद रखिएगा 2000 mg पर लीटर होती है परमिसिबल लिमिट काय की, क्लोराइड की। और भी चीजों की लिमिट्स पूछी जाती हैं तो मैं धीरे धीरे आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करूंगा। अगला क्वेश्चन है एज पर IS 456-2000 मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट इन आरसीसी सेल बी। मैक्सिमम पूछा है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा ग्रेड ऑफ डिजाइन M25 अगर अपन बात की जाए तो 450 kg पर मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। IS 456-2000 के अलावा अकॉर्डिंग मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट इन आरसीसी, ग्रेड ऑफ कंक्रीट या ग्रेड ऑफ डेजिग्नेशन की बात की जाए, इसके अलावा अगर मिनिमम की बात की जाए तो मिनिमम होगा 300 kg पर क्यूमेक। इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एज पर IS 456-2000 हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट सेल बी। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कौन सी होगी, M40 या उससे ऊपर, M50 या उससे ऊपर, M60 या उससे ऊपर या M80 या उससे ऊपर। तो याद रखिएगा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होती है M60 से लेके M80 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, M60 एंड अबव। अगला क्वेश्चन है मिनिमम ग्रेड ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट यूज्ड फॉर मॉडरेट एक्सपोजर। मॉडरेट कंडीशन में मिनिमम कितना ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल किया जाता है, तो मिनिमम M25 का इस्तेमाल किया जाता है मॉडरेट कंडीशन में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है द ग्रेड ऑफ कंक्रीट अप टू विच नॉमिनल मिक्स कैन बी अडॉप्टेड। M30 और लोअर, M15 और लोअर, M25 और लोअर या M20 या लोअर। तो याद रखिएगा नॉमिनल मिक्स की बात की जा रही है तो नॉमिनल मिक्स की कंडीशन होती है M20 या उससे कम। तो M20 और लोअर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है मिक्स्ड रेशियो ऑफ M20 ग्रेड ऑफ सीमेंट कंक्रीट इज। M20 तो मुझे लगता है आप सभी को याद होगा, 1:3 इसका रेशियो होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इसमें एक होगा सीमेंट 1.5 या 1.5 होगा सैंड और 3 होगा एग्रीगेट। इस तरह का रेशियो रहेगा 1:3, 1:3:6 होता है M10, याद रखिएगा। इसको तो याद रखने का सीधा तरीका है, देखो तो टोटल करोगे तो M10 आ जाएगा, मतलब 10 आ जाएगा। 3 और 1 4 और 6 10, 1 2 4 होता है M15, 1 4 8 होता है 7.5, बाकी इसका आपको यूज नहीं है तो इसको बस याद रखिएगा। M10 होता है 1:3:6, M20 आप सभी जानते हैं 1:3:3 और M15 होता है 1 2 4। तो इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 53 ग्रेड सीमेंट इज। तो याद रखिएगा इस तरह के काफी सरल क्वेश्चन रहते हैं। 53 ग्रेड सीमेंट के लिए पूछा गया है तो ये होगा 53 किलो न्यूटन पर mm²। कितने 28 दिन में, इसे भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, 53 किलो न्यूटन पर mm²। सॉरी इसकी यूनिट का याद रखिएगा, किलो न्यूटन नहीं होगा, न्यूटन होगा। सॉरी 53 न्यूटन। इसी तरह के ये ट्रिकी क्वेश्चन आते याद रखिएगा। इन्होंने देखो ऑप्शन में 53 किलो न्यूटन भी दिया है और न्यूटन भी दिया है, तो याद रखिएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की यूनिट न्यूटन पर mm² होती है। तो 53 न्यूटन पर mm² इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक डिजाइन लोड इज इक्वल टू। इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिए, कैरेक्टरिस्टिक डिजाइन लोड मीन लोड माइनस के इंटू एस। अब अगर आपसे मीन लोड तो आप सभी जानते के पूछा जाए
तो ये होता 5% प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग। और एस अगर पूछा जाए तो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, आप सभी जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। बाकी इस फॉर्मूला को याद रखिएगा जी, क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक डिजाइन लोड इज इक्वल टू मीन लोड माइनस के इंटू एस। अगला क्वेश्चन है, एज पर IS 456/2000 द नॉमिनल कंक्रीट कवर इन mm फॉर सीवियर ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज। लगभग सेम क्वेश्चन है, इस तरह के 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सीवियर कंडीशन में पूछा गया है तो मिनिमम 45 mm कवर इस्तेमाल किया जाता, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, if the actual neutral axis of a singly reinforced concrete section is greater than its critical neutral axis then such a section is said to be। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन पहले कई एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। इन्होंने कहा है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस यानी कि जिसे अपन डिनोट करते हैं एक्स ए से, इस ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस यानी कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से बड़ी है। तो पूछा है यह सेक्शन कौन सा है, तो इसकी भी 3 कंडीशन होती है, याद रखिएगा। अगर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से बड़ी है तो इस सेक्शन को कहा जाएगा ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। इसके अलावा दूसरी कंडीशन होती है कि अगर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से छोटी है तो इसे कहा जाएगा अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। इसके अलावा अगर दोनों बराबर हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस तो इसे कहा जाएगा बैलेंस्ड सेक्शन। इस क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चंस बनते हैं और याद रखिएगा आपके एग्जाम में यह प्रश्न आने की काफी संभावना है। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस सिंगली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन की बड़ी है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से, यानी कि पहली वाली कंडीशन यहां पे बन रही है और इसे ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फॉर अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन द शेप ऑफ शेयर स्ट्रेस डायग्राम इज। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अपन ने पहले भी क्लास में इसको डिस्कस किया है। अगर इसका अपन डायग्राम बनाएं तो ये हो गया सेक्शन, ये होगा इसकी इलास्टिक स्टेज और ये होगी इसकी प्लास्टिक स्टेज या अल्टीमेट स्टेज। तो ये पैराबोलिक है शेप में और अल्टीमेट स्टेज पे आएगा ये रेक्टेंगुलर शेप में। इस तरह आपने डायग्राम देखा होगा आरसीसी में। तो पूछा गया है कि इसका शेप कैसा होगा शेयर स्ट्रेस डायग्राम का, तो यह पैराबोलिक है प्लास्टिक स्टेज में और अल्टीमेट स्टेज में रेक्टेंगुलर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, रेक्टेंगुलर एंड पैराबोलिक। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले कई एग्जाम्स में आया है और आप पे भी जितने क्वेश्चंस के आंसर बन रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा कि कमेंट बॉक्स में उनके आंसर दें ताकि आपका रिवीजन हो सके। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट अकॉर्डिंग टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड कितना रहेगा। तो याद रखिएगा यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ रहे हैं किसका, कंक्रीट का, तो ये होता है 3 होता है कंक्रीट का। और अगर स्टील का पूछते तो याद रखिएगा 1.78 ये होता है स्टील का वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। और अगर लिमिट स्टेट मेथड की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं लिमिट स्टेट मेथड में कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा 1.5 और स्टील के लिए होगा 1.15। तो इन दोनों को याद रखिएगा, ये कंडीशन है लिमिट स्टेट मेथड की। एग्जाम में आपसे दोनों में पूछ सकते हैं, वर्किंग स्ट्रेस में कंक्रीट का 3 और स्टील का 1.78 और लिमिट स्टेट में कंक्रीट का 1.5 और स्टील का 1.15। क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कंक्रीट का वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग जो कि होगा 3। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड। स्टेटमेंट दिए गए हैं, वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन इज बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी, जो कि सही है। फिर कहा गया है द वर्किंग स्ट्रेस इन द मेंबर शुड बी लेस देन द परमिसिबल स्ट्रेस, ये पॉइंट भी सही है। फिर कहा गया परमिसिबल स्ट्रेस इज द रेशियो ऑफ
फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड यील्ड स्ट्रेस, तो ये गलत है, याद रखिएगा, ये होता है अपोजिट दिया गया है, ये होता है यील्ड स्ट्रेस से फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इस ऑप्शन में इन्होंने इसका अपोजिट दिया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड यील्ड स्ट्रेस, जो कि होता है यील्ड स्ट्रेस एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो तीसरा पॉइंट गलत है। फिर कहा गया है परमिसिबल स्ट्रेस फॉर फास्टनर्स आर यूजुअली बेस्ड ऑन द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शंस, ये भी सही है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 गलत है, बाकी पहला, दूसरा और चौथा सही है। अब इन्होंने क्वेश्चन में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है, याद रखिएगा। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 गलत दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा ओनली 3। बाकी पहला, दूसरा और चौथा वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन के हिसाब से सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 गलत है। और इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा ओनली 3। आपको एग्जाम में यह भी याद रखना है कि उन्होंने पूछा क्या है। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन इज बेस्ड ऑन एप्लीकेट consideration of the various condition under which the structure may causes to fulfill its intended function। तो ये कंडीशन होती है लिमिट स्टेट की, ना कि वर्किंग स्ट्रेस की, तो ये ऑप्शन गलत है। फिर कहा गया है इन केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन स्ट्रक्चर विल डायरेक्टली टेक इनटू कंसीडरेशन द वेरियस रिलेवेंट मोड्स ऑफ फेलियर, तो ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली कंसीडर नहीं किया जाता, यानी कि ये पॉइंट ऐसा होता है इन केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन स्ट्रक्चर विल नॉट डायरेक्टली टेक इनटू कंसीडरेशन द वेरियस रिलेवेंट मोड्स ऑफ फेलियर, यहां विल नॉट आता, जो कि ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। फिर कहा गया है इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड रेगुलेटरी बॉडीज और क्लासिफिकेशन सोसाइटीज यूजुअली स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ द अलाउएबल स्ट्रेस एज सम फ्रैक्शन ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, जो कि बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो करेक्ट सिर्फ ओनली 3 है, यानी तीसरे नंबर वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा ओनली 3। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, तो याद रखिएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी रेशियो होता है किसका, अल्टीमेट स्ट्रेस ऑन वर्किंग स्ट्रेस, याद रखिएगा यहां स्ट्रेस रहता है, आपको ऑप्शन में कुछ और देखने को ही मिल सकता है, तो अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस का रेशियो होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। अगला क्वेश्चन है वाई ओवर रीइंफोर्सिंग अ बीम द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज नॉट मोर देन, अगर ओवर रीइंफोर्स्ड बीम है तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किससे ज्यादा नहीं हो सकता, ऑप्शन है 0.2, 0.25, 0.1 या 0.15। तो याद रखिएगा ओवर रीइंफोर्सिंग बीम में 25% से ज्यादा नहीं हो सकता मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, 25% का मतलब होता है 0.25 या 0.25, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा 25% से ज्यादा नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है इन अंडर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, याद रखिएगा अंडर रीइंफोर्स्ड बीम के बारे में कहा गया है, कहा गया है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो हम सभी जानते हैं अंडर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन में एक्स ए यानी कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू कम होती है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से, तो ये कंडीशन सही है। फिर कहा गया है कंक्रीट रीचेज अल्टीमेट स्ट्रेस प्रायर टू स्टील रीचिंग द अल्टीमेट स्ट्रेस, तो ये कंडीशन गलत है, क्योंकि अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में स्टील पहले फेलियर होता है, उसके बाद कंक्रीट फेलियर होता है, और ये कंडीशन जो इन्होंने कही है कंक्रीट रीचेज अल्टीमेट स्ट्रेस प्रायर टू द स्टील रीचिंग द अल्टीमेट स्ट्रेस, ये कंडीशन है ओवर रीइंफोर्स्ड कंडीशन, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए कंडीशन, तो ये कंडीशन गलत है। फिर कहा गया मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज लेस देन दैट ऑफ द बैलेंस सेक्शन, तो बिल्कुल सही है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कम होगा बैलेंस सेक्शन के कंपैरिजन में अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में। फिर कहा गया है लीवर आर्म ऑफ रेजिस्टिंग कपल इज लेस देन द बैलेंस सेक्शन, तो ये कंडीशन भी गलत है।
मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट थर्ड सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा, 1 और 3 ओनली। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एज पर IS 456/2000 यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड द मॉड्यूलर रेशियो ऑफ M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ड्यू टू बेंडिंग इन कंक्रीट, इसमें सिग्मा सीबीसी की वैल्यू दी है 8.5 मेगापास्कल। तो याद रखिएगा मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला होता है 280/3 सिग्मा सीबीसी। अब अगर अपन वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 280/3 इंटू सिग्मा सीबीसी की वैल्यू दी है इन्होंने 8.5 मेगापास्कल, 8.5। तो अगर इसे अपन सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3 इंटू 8.5 यानी कि लगभग 25.5। तो 280/25.5 से भी अगर अपन सॉल्व करेंगे 25 बन जा 25, यहाँ बचा 30, फिर से आएगा 25 बन जा 25, और यहाँ 0.5 भी है 25 के साथ, तो 11 से पॉइंट में कुछ कम वैल्यू आएगी। इस तरह से एग्जाम में आपको सॉल्व करना है, क्योंकि सभी को कैलसी की हैबिट हो जाती है, तो एग्जाम में आप पे फॉर्मूला तो याद होगा लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक आएगी, तो इस वजह से आपको कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस करके जाना है। 11 से कुछ पॉइंट्स में कम वैल्यू आएगी। अपन ऑप्शन में अगर देखें तो 10.98 11 के पास की सबसे पास की वैल्यू यही दी है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आपको करना, अगर याद रखिएगा 11.5 से ऊपर की वैल्यू आती तो फिर आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही होता। तो जो ज्यादा क्लोज वैल्यू है वह आपका आंसर सही होगा। चाहे तो आप पूरा भी इसे सॉल्व कर सकते, इस तरह से आपको सॉल्व करना। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, इफ अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम M is the modular ratio, AST is area of steel reinforcement, then net increase in the equivalent concrete area uncracked is given by। इसे अगर अपन सॉल्व करें तो बनाएंगे, सबसे पहले तो सेक्शन बना लेते हैं। ये हो गई बी की वैल्यू, ये हो गई डी की वैल्यू। अब बी डी प्लस MAST माइनस AST, ये कंडीशन। अब इसमें से अगर अपन AST कॉमन ले लें तो अपने पास बचेगा BD प्लस M-1 और ये हो गया एरिया, और ये हो गई वैल्यू आई की नेट इंक्रीज एरिया इन अनकरेक्ट सेक्शन, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। जैसे अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू M-1 AST। तो ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर होगा, M-1 AST, क्योंकि बीडी में कितना एरिया जुड़ा है, तो M-1 AST इंक्रीज हुआ है बीडी में, और यही इन्होंने पूछा था। नेट इंक्रीज इन द इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया अनक्रैक्ड, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन है क्रिटिकल मेथड, लोड फैक्टर मेथड, इलास्टिक मेथड, या ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा वर्किंग स्ट्रेस मेथड को इलास्टिक मेथड भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा मॉड्यूलर रेशियो मेथड भी, मॉड्यूलर रेशियो मेथड भी कहा जाता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड को, तो इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा, इलास्टिक मेथड भी कहा जाता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड को, और मॉड्यूलर रेशियो मेथड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस फॉर अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर इन टेंशन फॉर H/SD ग्रेड Fe415 इज। इसकी भी एक टेबल बना लीजिएगा, यहां पर लिख लेते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेसेस, इधर टाइप ऑफ स्टील, सबसे पहले आ जाएगा माइल्ड स्टील Fe250, फिर आ जाएगा HYSD बार Fe415, और इधर लिख देते हैं Fe500। अब सबसे पहले अगर अपन बात करें टेंशन की, और इधर लिख देते हैं कंप्रेशन। तो
टेंशन में या टेंसाइल स्ट्रेंथ, से अपन टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं क्योंकि स्ट्रेंथ पूछा गया है। तो ये हो जाएगा 140 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और कंप्रेशन में हो जाएगा 130 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसी तरह से अगर बात की जाए एफ एच बाई एच डी बार की एफ 415 में, तो ये हो जाएगा 230 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो कंप्रेशन में हो जाएगा 190 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसके अलावा अगर एफ 500 की बात की जाए, 1 मिनट में कलर चेंज करके लिख देता हूं यहाँ पर, एफ 500 की बात की जाए तो ये हो जाएगा 275 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये सभी वैल्यूज आपको याद रखना है। क्वेश्चन में पूछा गया है एच बाई एच डी बार एफ 415 के लिए, और किस में, तो टेंशन में पूछा गया, मेंबर इन टेंशन, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू है, याद रखिएगा ये एफ 415 और टेंशन में, तो 230 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 230 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द मॉड्यूलर रेशियो ऑफ M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इफ सिग्मा सीबीसी की वैल्यू दी है 8.5 मेगा पास्कल, और कई बार ये वैल्यू दी भी नहीं रहती एग्जाम में, तो आपको याद रखना चाहिए कम से कम M20 M25 इस तरह से, सिग्मा सीबीसी की वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट रहती है। मॉड्यूलर रेशियो पूछा है, लगभग वही सेम क्वेश्चन है जो पहले अपन ने किया था। मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू होती है 280/3 सिग्मा सीबीसी। वैल्यू पुट कर देंगे तो ऊपर आएगा 280, नीचे आएगा 3 इंटू 8.5। इसे सॉल्व करेंगे तो लगभग 11 के अप्रोक्स आपका आंसर आता है, या कह सकते हैं 10.98 या 98। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, 10.98। कई बार आपको एग्जाम में ऑप्शन में 11 भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बिल्कुल माइनर अंतर रहता है, 10.98 और 11 लगभग यही आंसर आता अगर आप इसको कैंसिल करेंगे। अगला क्वेश्चन है इन अ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट रीचेस अर्लियर देन द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील द बीम सेक्शन इज कॉल्ड। कहा गया है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है और कंक्रीट अपनी परमिसिबल स्ट्रेस पहले पहुंच जाता है एज कंपेयर टू स्ट्रेस इन स्टील, तो बीम सेक्शन कौन सा है, यानी कंडीशन ये हो गई कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से बड़ी है, पहली कंडीशन तो ये है, और इस सेक्शन को अपन कहेंगे ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अगर अंडर रीइंफोर्स्ड होता तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से कम होती है, इसे याद रखिएगा। अब इसमें फेलियर कैसा होगा, तो इसमें होगा ब्रिटल फेलियर और क्रश्ड सडनली। ये कंडीशन मैंने आपके लिए इसलिए बताई क्योंकि हो सकता है एग्जाम में इस लैंग्वेज की जगह इनमें से कोई कंडीशन होती कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू ज़्यादा है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से, या फिर ब्रिटल फेलियर है और क्रश्ड सडनली, तो ये सब कंडीशन होती है ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में, जिसमें कंक्रीट पहले फेल हो जाता है स्टील से। अगला क्वेश्चन है इन अ डबल रीइंफोर्स्ड सेक्शन द रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स इन कंक्रीट एंड द कंप्रेशन स्टील आर 200 किलोन्यूटन एंड 100 किलोन्यूटन रिस्पेक्टिवली। द लीवर आर्म ऑफ कंक्रीट एंड कंप्रेसिव स्टील फोर्सेज आर 0.4 मीटर एंड 0.5 मीटर रिस्पेक्टिवली। In the case, which of the following correctly given the value of ultimate movement of the resistance? काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आरआरबी जेई के सीबीटी 2 में आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं। इसके अलावा एमपी सब इंजीनियर, छत्तीसगढ़ व्यापम सब इंजीनियर या एमपीपीएससी एई एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसे अपन एमओआर से डिनोट करते हैं, ये होता है फोर्स इनटू लीवर आर्म। अब अगर अपन सबसे पहले निकालें टेंशन में एमओआर की वैल्यू, तो इन्होंने क्वेश्चन में दिया है टेंशन में 100 किलो न्यूटन फोर्स की वैल्यू और 0.5 दी है लीवर आर्म की, तो टेंशन में आएगा 100 इंटू 0.5, ये हो जाएगा 50, और यूनिट रहेगी इनकी किलो न्यूटन, याद रखिएगा क्योंकि यहाँ लोड की बात की जा रही है। फिर एमओआर निकाल लेंगे अपन काय में, एमओआर कंप्रेशन में,
फिर वही होगा सेम, फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो कंप्रेशन में दिया है 200 का फोर्स 200 किलो न्यूटन, तो लीवर आर्म की वैल्यू दी है 0.4। यहाँ एक सेकेंड रुकिए, 50 किलो न्यूटन पर मीटर होगा, इंटू मीटर, क्योंकि लीवर आर्म का भी तो इंटू कर रहे हैं अपन। फोर्स दिया है 50 किलो न्यूटन और लीवर आर्म दिया है 0.5 मीटर। अपन अगर कंप्रेसर में निकाले तो इसमें फोर्स की वैल्यू दी है 200 किलो न्यूटन, तो लीवर आर्म दिया है 0.4, का इंटू करेंगे तो आएगा 80 किलो न्यूटन मीटर। अब इन्होंने क्वेश्चन में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली गिवन द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि अपन को कंप्रेशन में निकालना है, क्योंकि अपन कंप्रेशन में डिजाइन कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, 80 किलो न्यूटन मीटर। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, एमओआर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, फोर्स इनटू लीवर आर्म। अगला क्वेश्चन है, असर्शन दिया है और उनका रीजन दिया है, द बिहेवियर ऑफ एन ओवर रीइंफोर्स्ड बीम इज मोर डक्टाइल देन द अंडर रीइंफोर्स्ड बीम। का रीजन दिया है ओवर रीइंफोर्स्ड बीम कंटेन्स मोर स्टील एंड स्टील इज मोर डक्टाइल देन द कंक्रीट। तो हमेशा याद रखिएगा ओवर रीइंफोर्स्ड बीम जो रहेगी वह ब्रिटल नेचर की रहेगी, क्योंकि इसमें कंक्रीट फेलियर होगा, ब्रिटल फेलियर होगा। तो अभी अपन ने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो ए तो ऑप्शन गलत हो गया। उन्होंने कहा द बिहेवियर ऑफ ओवर रीइंफोर्स्ड बीम इज मोर डक्टाइल देन द अंडर रीइंफोर्स्ड बीम, तो इन्होंने अपोजिट कहा है, ब्रिटल रहेगा, अंडर रीइंफोर्स्ड बीम रहती है डक्टाइल, स्टील पहले फेलियर होता है। फिर इन्होंने रीजन दिया है ओवर रीइंफोर्स्ड बीम इज कंटेन्स मोर स्टील, ये बात सही है, देन स्टील इज मोर डक्टाइल देन द कंक्रीट, ये कंडीशन भी सही है। कंक्रीट होता है ब्रिटल नेचर का और स्टील होता है डक्टाइल नेचर का, और ओवर रीइंफोर्स्ड बीम में स्टील ज्यादा रहती है कंक्रीट के कंपैरिजन में। तो ऑप्शन में अपन देखें अगर तो ए इज फॉल बट आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, ए गलत है और आर सही है। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विच रिस्पेक्ट टू एन ओवर रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट सेक्शन अंडर द वर्किंग स्ट्रेस मेथड। स्टेटमेंट्स अगर अपन देखें, द कंप्रेसिव स्ट्रेस इन स्टील reaches the allowable steel limit before the maximum tensile stress in concrete reaches the allowable limit, तो ये कंडीशन तो गलत होगी। फिर कहा गया है टेंसाइल स्टील स्ट्रेस एंड मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट साइमल्टेनियसली रीच देयर अलाउएबल लिमिट, तो ये भी गलत होगा, साइमल्टेनियसली भी नहीं होगा। फिर कहा गया है द अलाउएबल लिमिट इज रीचेज इन कंक्रीट बिफोर द स्टील स्ट्रेस रीचेज द अल्टीमेट वैल्यू, तो ये चीज सही होगी, कंक्रीट पहले अपनी अल्टीमेट अलाउएबल लिमिट पर पहुंच जाएगा, क्योंकि बात हो रही है वर्किंग स्ट्रेस मेथड की और ओवर रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट सेक्शन की। ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में कंक्रीट अपनी अलाउएबल लिमिट पर पहले पहुंचेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। फिर कहा गया है द टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील रीचेज द अलाउएबल लिमिट बिफोर द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट रीचेज द अलाउएबल लिमिट, तो ये भी गलत होगा। याद रखिएगा ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में कंक्रीट अपनी लिमिट पर पहले पहुंचेगा और अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में स्टील अपनी अलाउएबल लिमिट पर पहले पहुंचता है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कहा गया है द फेलियर ऑफ एन ओवर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज ड्यू टू, ऑप्शन है कंप्रेशन फेलियर, मिड फेलियर, शेयर फेलियर या टेंशन फेलियर। तो बात की जा रही है ओवर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम की, और इसमें आप सभी जानते हैं कि कंक्रीट अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहले पहुंच जाता है, यानी कि स्टील, आप सभी जानते हैं कंक्रीट होता है कंप्रेशन में अच्छा और स्टील होता है टेंशन में। तो स्टील अपनी लिमिट तक पहुंच ही नहीं पाता, यानी कि इसमें टेंशन प्रोड्यूस ही नहीं हो पाता, इसके पहले बीम फेल हो जाती है कंक्रीट के कारण, यानी कि अपने ब्रिटल नेचर के कारण। तो इसे कहेंगे अपन कंप्रेसिव फेलियर या कंप्रेशन फेलियर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अगर अंडर रीइंफोर्स्ड बीम होती तो उसमें होगा टेंशन फेलियर, याद रखिएगा, क्योंकि कंक्रीट से पहले स्टील फेल हो जाएगा अंडर रीइंफोर्स्ड में, उसे कहेंगे अपन टेंशन फेलियर। इन्होंने कहा है ओवर रीइंफोर्स्ड, जिसे कंप्रेशन फेलियर कहेंगे। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स सर्टेन आर सिंपली सपोर्टेड अंडर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिगार्ड टू दीज स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दिए हैं, इन्होंने पूछा है कौन सा सही है। द फेलियर ऑफ बीम
takes place due to yield of steel. The moment of resistance of beam is more than that of the valence section of the beam. इसके बारे में कहा है इन्होंने सपोर्ट अंडर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन के बारे में। तो पहली तो कंडीशन सही होगी, द फेलियर ऑफ बीम टेक्स प्लेस ड्यू टू यील्डिंग ऑफ स्टील, क्योंकि अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, स्टील की यील्डिंग के कारण यह फेलियर होगा। लेकिन सेकंड कंडीशन गलत होगी, द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बीम इज मोर देन दैट ऑफ द बैलेंस सेक्शन ऑफ द बीम, ये कंडीशन गलत होगी। यानी कि ऑप्शन मतलब पहला स्टेटमेंट बस सही है। ऑप्शन पहला दिया है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इन द वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन वेयर द स्ट्रेसेस ड्यू टू विंड और अर्थक्वेक टेम्परेचर एंड श्रिंकेज इफेक्ट आर कंबाइंड विथ दोज due to dead, live and impact load, the permissible stresses in the concrete and steel may be exceeded up to the limit of। इस क्वेश्चन को आप ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कहा गया परमिसिबल स्ट्रेसेस इन द कंक्रीट एंड स्टील में बी एक्सीड अप टू द लिमिट ऑफ। इस कंडीशन में वर्किंग स्ट्रेस मेथड में अगर स्ट्रेसेस आते हैं विंड लोड के कारण, अर्थक्वेक के कारण, टेम्परेचर के, श्रिंकेज के, सभी के कॉम्बिनेशन के साथ, ड्यू टू डेड लोड, लाइव लोड और इम्पैक्ट लोड, यानी कि तीनों प्रकार के लोड लगते हैं, तो परमिसिबल स्ट्रेस कितना रहेगा कंक्रीट और स्टील में, की लिमिट कितनी रहेगी? तो 33.33 यानी कि 33.33% इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और ये वैल्यू रहती है कोड के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा, आईएस कोड के अकॉर्डिंग। इसकी एक टेबल भी रहती है जो मैं आने वाली क्लासेस में आपको डिस्कस करूंगा। ये आप याद रखिएगा 33.33% अगर सभी प्रकार के लोड उस पर लग रहे हैं। तो ये थी हमारी एमपी सब इंजीनियर 2025 के लिए आरसीसी की स्पेशल क्लास। आशा करता हूँ आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी ही हम फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।